एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम करने जा रहे हैं साझेदारी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी फर्म के विघटन से तात्पर्य होता है जब किसी फर्म में सभी साझेदार आपस में यह निर्णय कर लें कि आगे फर्म को नहीं चलाना है। उसके कुछ रीजंस होते हैं। रीजंस जो होते हैं, यदि फर्म की जो अवधि है वो समाप्त हो जाए, अन्य साझेदारों में कंट्रोवर्सी हो जाए, या फर्म का साझेदार फर्म से अलग होना चाहे, या फर्म ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे पा रही हो, या वह न्यायालय के विरुद्ध काम कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है, विघटन हो जाता है। इस वाले चैप्टर्स को थ्योरिकल पार्ट्स में सिंपल तरीके से आज हम करेंगे, सीखेंगे और जानेंगे, और इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो बनते हैं, उसे आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। साझेदारी फर्म का समापन। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है बेटा, इसमें बनता है पहला क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के समापन से क्या आशय है? साझेदारी फर्म के समापन से क्या आशय है? अपन लिखेंगे इसमें सबसे पहले, जब सभी साझेदार यह निर्णय कर लें कि आगे फर्म को नहीं चलाना है किसी कारणवश, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार जब सभी साझेदार यह निर्णय कर लेते हैं आगे फर्म को नहीं चलाना है, तो इसे साझेदारी फर्म का समापन कहते हैं। समापन की दशा में व्यापार पूरे तरीके से बंद हो जाता है। सर्वप्रथम इसमें वसूली खाता बनाया जाता है। वसूली खाते का नियम है कि जितनी भी संपत्ति होती है उसे बेच दिया जाता है, और संपत्ति को बेचने के बाद जो कैश आता है, यानी कि मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें रोकड़ को छोड़कर सारी संपत्तियों को बेच दिया जाता है। रोकड़ को इसलिए नहीं बेचा जाता क्योंकि रोकड़ अपने आप में लिक्विड है, और संपत्ति जो भी फिक्स एसेट्स हैं, गुडविल है, फर्नीचर है, प्लांट है, तो इन सब चीजों को सोल्ड आउट किया जाता है। सोल्ड आउट करने के बाद इसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद आउटसाइडर लायबिलिटीज का भुगतान करते हैं। आउटसाइडर लायबिलिटीज क्या होती है? जिनका पेमेंट क्या होता है? कंपलसरी होता है बेटा। कंपलसरी कैसे आउटसाइडर लायबिलिटीज? तो आउटसाइडर लायबिलिटीज में अपन किन्हें लेते हैं? जैसे कि वाइफ से लोन लिया है, नंबर 2 बैंक से लोन लिया है, नंबर 3 हमारे लेनदार थे, नंबर 4 बैंक से लोन लिया है, साझेदारी फर्म में लोन लिया है अपन ने किसी कंडीशंस में, हमारे जितने भी देय पत्र हैं इन सब चीजों का इसमें भुगतान किया जाता है। बिल्स पेबल हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, वाइफ का लोन हो गया। इसके अलावा यदि अपन ये सारी आउटसाइडर लायबिलिटीज कहलाती है, आउटसाइडर लायबिलिटीज का भुगतान इन्हीं के द्वारा किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है, साझेदारी विघटन के समय वसूली खाता क्यों बनाया जाता है? तो सेकंड क्वेश्चन बनता है, साझेदारी फर्म के समय विघटन में खाता क्यों बनाया जाता है? तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे बेटा। वसूली खाता किसे कहते हैं? तो हम लिखेंगे, जब व्यापार पूरे तरीके से समापन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में एक लिक्विडेटर आता है, वो एक वसूली खाता बनाता है। इंग्लिश में इसे रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में संपत्तियों को डेबिट पक्ष में लिख दिया जाता है, और हमारे जितने भी दायित्व होते हैं उन्हें क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाता है। फिर जितनी भी संपत्तियों का विक्रय किया जाता है उसे क्रेडिट पक्ष में कर देते हैं, और जितने भी दायित्वों का भुगतान है उसे डेबिट पक्ष में कर दिया जाता है। इस प्रकार से डेबिट के कुल योग में से क्रेडिट के कुल योग को घटाने के पश्चात जो बचता है वो साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, जो हानि के तौर पे व्यापार में दर्शाया जाता है। इसके अलावा इसमें एक खाता और बनता है जिसे पूंजी खाता कहते हैं। कौन सा खाता कहते हैं बेटा? पूंजी खाता। तो पूंजी खाते की क्या कंडीशंस रहती है इसमें? सबसे पहले उसमें एक नंबर एक क्या चीज आएगी कि 2 वैल्यू के आधार पर बनेगा। पर्टिकुलर, जैसे 2 पार्टनर है ए और बी, पर्टिकुलर। इसमें भी 2 पार्टनर है ए और बी, तो उनकी पूंजी होगी उसे लिख दिया जाएगा। पूंजी के अलावा यदि रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट होगा वो दिया जाएगा, यदि लॉस होगा
तो वो डेबिट साइड कर दिया जाएगा। क्रेडिट में से डेबिट को घटाने के पश्चात जो बचेगा, इसमें बैलेंस नहीं लिखा जाता है, इसमें बैंक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? टू बैंक। और इस तरफ क्या लिखा जाता है? बाय बैलेंस बीडी। इसमें एक क्वेश्चन और आता है जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका नाम है पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में क्या अंतर है। देखिए, जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था, इस बारे में अपन ने डिस्कशंस भी किया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की हम बात करें तो हम देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाया जाता है जब कोई साझेदार फर्म में एंटर करता है, एडमिट होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो ओल्ड पार्टनर है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाती है। रियलाइजेशन अकाउंट फर्म के समापन के समय बनाया जाता है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, इससे पहले भी हमने कई वीडियो में इस बारे में बात की है कि जब भी डिफरेंस वाला सवाल आता है या डिफरेंट वाला कभी भी थ्योरिकल क्वेश्चंस आता है तो इसमें अपन को अंतर का आधार जरूर लिखना पड़ता है। यदि आप अंतर का आधार नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो मार्क्स है वो आपको फुल नहीं मिलेगा। तो आपको अंतर का आधार लिखना है। तो वसूली खाते का पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या बना कि वसूली खाता जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तब बनाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता जो होता है, रियलाइजेशन अकाउंट जिसे हम बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वो कब बनाया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाते हैं जब कोई साझेदार की फर्म बंद होती है। नंबर 2 पॉइंट आता है पुनर्मूल्यांकन खाते में दूसरा उद्देश्य, इसका उद्देश्य होता है संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना। रिवैल्यूएशन अकाउंट का, रियलाइजेशन का उद्देश्य होता है संपत्तियों को बेचकर बाहरी दायित्वों का भुगतान करना। नंबर 3 लाभ हानि समायोजन। पुनर्मूल्यांकन खाते में जो भी लाभ होगा वो पुरानी साझेदार अपने अपने हिस्से में से बांट लेती, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट की बात करें तो इसका जो लाभ होता है वो सभी पार्टनरों में बांट दिया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, साझेदारी का समापन और फर्म के समापन में क्या अंतर है। तो अपन लिखेंगे साझेदारी का समापन व फर्म के समापन में अंतर। हर चीज की 2 कंडीशंस होती हैं। जैसे साझेदारी का समापन, तो साझेदारी का समापन कब होता है बेटा? तो साझेदारी का समापन जब होता है जब सभी पार्टनर यह निर्णय कर लें कि अपनी जो पुरानी पार्टनर है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे, उनमें कंट्रोवर्सी हो रही है, कोई भी अच्छे तरीके से फर्म को टाइम नहीं दे पा रहा है, जो अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उसे हम छोड़ रहे हैं, तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं? साझेदारी फर्म का समापन करते हैं। साझेदारी की फर्म के समापन के समय जो पार्टनर्स हैं उनके चेहरे बदल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ टीवी सीरियल्स होते हैं, यदि जो पॉपुलर फेम नहीं बन पाते एक्ट्रेस वगैरह या एक्टर है तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। उसी प्रकार से इसमें क्या करते हैं? साझेदारी के समापन में उन चेहरों को रिप्लेस कर देते हैं और उनकी जगह पे नए पार्टनर्स को फर्म में लाते हैं। इसे साझेदारी फर्म का समापन कहते हैं। फर्म के समापन में क्या होता है? फर्म के समापन में टोटली पूरा व्यापार बंद हो जाता है, आगे फर्म को चलाया ही नहीं जाता है। साझेदारी के समापन में दूसरी कंडीशन यह बनती है कि योग्य साझेदारों को फर्म में प्रवेश दिया जाता है जिससे फर्म की ग्रोथ बढ़ सके, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उसका प्रॉफिट बढ़ सके, उसकी जितनी भी अपॉर्चुनिटी हैं जो उसे फायदा देती हैं उसके लिए साझेदारी के समापन के लिए चेहरे बदले जाते हैं। फर्म के समापन पर व्यापार पूरे तरीके से बंद हो जाएगा और आगे फर्म को नहीं चलाया जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, उस क्वेश्चन का नाम है साझेदारी फर्म के समापन की विधियां। साझेदारी फर्म के समापन की विधियां। साझेदारी फर्म के समापन की विधियां। तो अपन लिखेंगे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 से लेकर 44 तक निम्न विधियां शामिल होती हैं। नंबर 1 आता है साझेदारी फर्म की धारा 39 के अनुसार ठहराव द्वारा विघटन। पॉइंट ऑफ व्यू बना के लिखना है अपन को, ठहराव द्वारा विघटन। अब ठहराव द्वारा विघटन में क्या होगा बेटा?
जब फर्म के सभी साझेदार यह निर्णय कर लेते हैं आगे फर्म को नहीं चलाना है, इसे ठहराव द्वारा विघटन बोलते हैं। फिर अपन लिखेंगे धारा 40 के अनुसार, तो इसमें होता है अपना सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू अपना बनेगा इसमें अनिवार्य विघटन। तो अनिवार्य विघटन में क्या होता है, जब कोई साझेदार पूरे तरीके से कानून के विरुद्ध, न्यायालय के विरुद्ध जब कोई कार्य करता है तो इसे अनिवार्य विघटन कहते हैं। आकस्मिक घटना होने पर विघटन होता है, तो इसमें धारा 42 के अनुसार जब किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाए, कोई पार्टनर दिवालिया हो जाए, तो ऐसी घटना में आकस्मिक घटना द्वारा विघटन होता है। और ऐच्छिक विघटन जब सभी साझेदार यह निर्णय कर लें कि आगे फर्म को नहीं चलाना, तो ऐच्छिक विघटन होता है। लेकिन हर एक क्वेश्चंस को आपको पॉइंट ऑफ व्यू में लिखना है। किसमें लिखना है बेटा? पॉइंट ऑफ व्यू में। यदि पॉइंट ऑफ व्यू में आप नहीं लिखेंगे क्वेश्चंस तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स पे बनाएंगे कि पेपर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए जिससे आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आसानी से मिल सके। तो पेपर प्रेजेंटेशन का जो टिप्स होगा वो मैं अगले वीडियो में दूंगा। ये वाली वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स।